अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हमारा कुछ दिन से पिछले दिनों से जो हम बात कर रहे हैं वो वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। और जब वाइट ब्लड सेल्स की नाम आता है, हमने कहा दे आर द मोबाइल डिफेंस यूनिट्स ऑफ द बॉडी। Wherever there is any infestation, any infection, trauma, injury, impact, cut, पैथोजन, एलर्जन, फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया, वायरस, इतने सारे मैंने नाम लिए जो मैं कई दिनों से ले रहा हूँ। तो बहुत से इम्यून सेल्स ने वहाँ भागना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पे टिश्यू मैक्रोफेजेस ने काम करना है। फिर वहाँ जो गंद मचना है मैक्रोफेजेस ने, और वहाँ मौजूद सेल्स ने जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करने हैं, उनकी वजह से ब्लड के अंदर फिरने वाले सेल्स भी मजीद इधर आ जाएंगे उसी जगह पे जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है। यानी इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वहाँ न्यूट्रोफिल्स फौरन पहुंचेंगे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशंस हम देख रहे थे, यानी न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपीनिया। तो उसको देखने के लिए मैं दोबारा इसकी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि ना इसकी इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फंक्शन। ये फंक्शन क्या क्या करता है, तब दोबारा वो सम अप देते हुए मैं इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशंस यानी कि न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपीनिया पे पहुंचूंगा। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी चीज़ को जब एक्सप्लेन करना है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि सारे आसानी से समझ सकें। सो वी गोना टॉक अबाउट न्यूट्रोफिल्स। पहले जनरल बातें करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। अब ये स्लाइड आप मेरी पिछली प्रेजेंटेशन में वाइट ब्लड सेल्स की देख चुके हुए हैं कि 5 वाइट ब्लड सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल उनमें ग्रेनुलोसाइट है, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके जो न्यूक्लियस है वो पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर शेल भी कहलाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की बहुत शेप्स होती हैं, लोब्स होते हैं। जितना न्यूट्रोफिल मैच्योर होता चला जाता है, लोब्स बढ़ते चले जाते हैं। ये राइट साइड पे जो नीचे पिक्चर लगा हुआ है, ये ग्राफिक माइक्रोस्कोप का है, जो एक न्यूट्रोफिल और एक ईओसिनोफिल शो कर रहा है। 60% वाइट ब्लड सेल्स में 60% यही न्यूट्रोफिल्स होते हैं। 2 से 6 लोब्स हो सकते हैं इनके। साइटोप्लाज्म हल्का पिंक होता है, हल्के पिंक कलर के इसमें न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये सारी हमने इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑलरेडी बड़ी डिटेल से पढ़ ली है। अब फंक्शनल फीचर्स में अगर आए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो मैंने बताया था डब्ल्यू की सारों की तकरीबन यही प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्लाइड वहाँ पे आप देख चुके हुए हैं पिछली प्रेजेंटेशन में मेरी, पिछले लेक्चर में, कि वो एडहीज करते हैं, चिपक जाते हैं वेसल से। फिर वहाँ से निकल कर पहले मार्जिनेट होते हैं, यानी कि वेसल के बजाय वेसल की साइड पे सेंटर में ब्लड के फ्लो करने के बजाय दीवार के साथ चिपक जाते हैं, मार्जिनेट हो जाना। फिर सुराख में से निकलते हैं डायपेडिसिस, फिर मूव करते हैं केमिकल्स की तरफ, फिर वहाँ जाकर सिक्रीशन भी करते हैं। एमिबॉइड मूवमेंट इनकी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये सारी इन्फ्लेमेटोरी केमिकल्स हैं, जिनको मैंने हमने सारा बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया। फेगोसिटिक होते हैं ये, एमिबॉइड मूवमेंट होती है। ये सारी तो सबकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका मतलब है वाइट ब्लड सेल की भी यही प्रॉपर्टी है। इधर ऊपर वाली पिक्चर में ये तीनों पिक्चर्स आप देख चुके हैं। ये पूरी स्लाइड आप ऐसे की ऐसी मेरे एक ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। न्यूट्रोफिल्स को सेपरेट करूं तो हमने कहा मोनोसाइट्स और ये एनके सेल्स कहलाते हैं। नेचुरल किलर, हाईली फेगोसिटिक, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, फर्स्ट डिफेंस हैं ये। बैक्टीरियासाइडल और एंटी फंगल, इनके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इनके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं। इट मींस जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स वाइट ब्लड सेल्स के हैं, वही सारे न्यूट्रोफिल्स के हैं। ये फंक्शन समझ आएंगे तो मैं एबनॉर्मेलिटी निकालूंगा इसमें से न्यूट्रोफिल्स की, जो कि न्यूट्रोफिल्स का क्लिनिकल इंप्लीकेशन होगा, यानी आज का इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक। ये पिक्चर भी आप देख चुके हैं। ये फिर एक और तरीके से मैंने सम अप किया है इस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद। इन्फ्लेमेशन ही दिखाई जा रही है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के पर्सपेक्टिव में दिखाई जा रही है। इन्फ्लेमेशन इन पर्सपेक्टिव टू न्यूट्रोफिल्स, कि देखें अगर कहीं गंद मचा, कोई बैक्टीरिया आया, तो पहले तो वो अपनी स्टेजेस पूरी कर लेना, टिश्यू मैक्रोफेजेस पूरी कोशिश करेंगे उसको संभालने की। वहाँ गंद मचेगा, इन्फ्लेमेटोरी केमिकल्स जिन्हें मैंने कहा था एसओएस, प्यार से कहा था, वो रिलीज होंगे। ब्लड में से सेल्स निकलेंगे, अब ये निकल रहे हैं ब्लड में से। देखिए कि न्यूट्रोफिल नंबर 1 पे न्यूट्रोफिल पड़ा, नंबर 2 पे वो आके मार्जिनेट हुआ, दीवार से चिपका, नंबर 3 वो एडहीज हुआ, चिपक गया, नंबर 4 वो उसके अंदर से गुजर गया, डायपेडिसिस, नंबर 5 उसने एमीबॉइड मूवमेंट की, नंबर 6 वो केमिकल्स की तरफ मूव किया, केमोटेक्सिस, नंबर 7 उसने वहां जाके फेगोसाइटाइज करना शुरू कर दिया, जो भी बैक्टीरिया या वायरस या एंटीजन, पैथोजन, एलर्जन, फॉरेन बॉडी एटसेट्रा वहां मौजूद था। यहां उसने 4 स्टेजेस में सिर्फ न्यूट्रोफिल्स की एंट्री उस जगह पे
पहुंचा के और उसका काम बताया। ये न्यूट्रोफिल का फंक्शन है। ये हम बड़ी डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। क्लिनिकल इंप्लीकेशंस पढ़ने से पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लें कि इनके दो पूल्स होते हैं ब्लड में। एक को कहते हैं सर्कुलेटिंग पूल, एक को कहते हैं मार्जिनेटेड पूल। जो ब्लड की वेसल के अंदर, ब्लड वेसल में सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके साथ साथ फ्लो कर रहे हैं, दे आर सर्कुलेटिंग। जो नहीं कर रहे, दीवारों से चिपक के खड़े हुए हैं, वो मार्जिनेटेड है। और यहीं पर एक और बात नोट कर लें, क्योंकि अब हमने एबनॉर्मेलिटीज की तरफ मूव करना है। एनीमिया में हमने कहा था रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन या तो कम हो जाए, यानी बोन मैरो से ही कम बने, या बने ठीक टूट ज़्यादा जाए। सिमिलर केस हमने रेड ब्लड सेल की एबनॉर्मेलिटी पॉलीसाइथीमिया में किया, या तो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, ये काम हमने किया था ना, या प्लाज्मा कम हो जाए जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम हो, ज़्यादा हो जाए। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है। ज़रा सोचें, एक कंडीशन ये है कि बोन मैरो आपकी हाइपर एक्टिव हो गई है। अब मैं एक और टर्म यूज़ करने लगा हूँ, हाइपरट्रोफीड एंड हाइपरप्लास्टिक। ये भी एक बच्चा एक जगह पे कहीं पे एक्सप्लेन कर चुका है, हमने इनकी डेफिनेशंस की हैं। हाइपरट्रोफी, किसी ऑर्गन का साइज बढ़ना, उसके सेल्स के साइज बढ़ने की वजह से। इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। हाइपरप्लेजिया, ऑर्गन या टिश्यू का साइज बढ़ना, मगर अब सेल के साइज बढ़ने की वजह से नहीं, सेल का नंबर बढ़ने की वजह से, यानी कि ये कैंसरस कंडीशन है, ट्यूमरस है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द टिश्यू और एन ऑर्गन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, ये हाइपरप्लेजिया। मैं कह रहा हूं बोन मैरो का हाइपरट्रोफी भी हो गई है, हाइपरप्लेजिया भी हो गई है। मैं कह लूं कि इसको कैंसर हो गया, इसका मतलब है हेमेटोपोइक स्टेम सेल्स बहुत तेज बना रहे हैं, तो भाई न्यूट्रोफिल्स ऑटोमेटिकली ज्यादा बनेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर वो जो मार्जिनेटेड पूल के ऊपर पड़े हुए हैं न्यूट्रोफिल्स जो चिपके हुए थे, अगर किसी वजह से वो सर्कुलेटिंग पूल में आ जाए और आप ब्लड का टेस्ट करोगे, तो आपको तो न्यूट्रोफिलिया नजर आएगा, ज्यादा नजर आएंगे न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के बढ़ने की और कम होने की, दोनों की आगे दो दो स्टेजेस होती हैं, सूडो एंड ट्रू। वो इसलिए सूडो न्यूट्रोपिनिया, सूडो न्यूट्रोफिलिया, ट्रू न्यूट्रोपिनिया, ट्रू न्यूट्रोफिलिया। वो इसीलिए कि अगर बोन मैरो ने खुद से बनाए हैं और वो ज्यादा हो गए हैं, यहीं पे क्लिनिकल इंप्लीकेशन समझ लें। न्यूट्रोफिलिया, increased number of neutrophils than normal in the blood is called neutrophilia. सपोजिटली बोन मैरो जी ज्यादा बना रही है न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड में ज्यादा होंगे, बट दिस इज अ ट्रू न्यूट्रोफिलिया। दूसरी कंडीशन, अगर मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल्स मार्जिन में चिपकने के बजाय ब्लड वेसल के सेंटर में आ गए हैं, तो फिर भी न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, मगर दैट इज नॉट अ ट्रू न्यूट्रोफिलिया, दैट इज अ सूडो न्यूट्रोफिलिया। अब मैं इसको वाइस वर्सा करता हूं, उलट करता हूं न्यूट्रोपीनिया के लिए। न्यूट्रोपीनिया इज डिफाइंड एज द डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स देन नॉर्मल। आपने ब्लड में टेस्ट किया, न्यूट्रोफिल्स कम थे। अब दो कंडीशंस, या तो बोन मैरो कम बना रही है, वो एट्रोफी हो चुकी है। एट्रोफी अब और टर्म मैंने यूज कर दिया, पहले हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया की थी, अब मैंने एट्रोफी टर्म बता दी कि वो खत्म हो चुकी है, घिस गई है, कम हो गई है, हाइपो फंक्शनिंग कर रही है, कोई डिजीज की वजह से सप्रेस हो गई है, किसी केमिकल की वजह से, केमोथेरेपी की वजह से, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बातें। तो बोन मैरो कम बनाएगी। अब जो न्यूट्रोपीनिया होगा वो ट्रू न्यूट्रोपीनिया होगा। लेकिन अगर आपके सर्कुलेटिंग पूल वाले न्यूट्रोफिल्स जाकर चिपक जाएं ब्लड की वेसल की दीवारों के साथ, तो फिर सर्कुलेटिंग में तो कम रह जाएंगे। आप जब ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें तो कम नजर आएंगे, आप कहेंगे न्यूट्रोपीनिया, बट दैट इज नॉट ट्रू न्यूट्रोपीनिया, नाउ दैट इज सूडो न्यूट्रोपीनिया। सूडो मीन्स फॉल्स। सो ये जो ट्रू और सूडो की जो टर्म्स निकाली गई हैं, दोनों क्लिनिकल इंप्लीकेशंस में, यानी कि न्यूट्रोफिलिया के लिए और न्यूट्रोपीनिया के लिए, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सर्कुलेटिंग पूल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड मार्जिनेटेड पूल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स होते ही फिजियोलॉजिकली नॉर्मली ब्लड वेसल्स में दो तरह से हैं, मार्जिनेटेड भी होते हैं, सर्कुलेटिंग भी होते हैं। बाज़ औक़ात मार्जिनेटेड सर्कुलेटिंग में आ जाते हैं, सर्कुलेटेड पूल मार्जिनेटेड में आ जाते हैं। अगर सर्कुलेटिंग मार्जिनेटेड में आ गए तो न्यूट्रोपीनिया, लेकिन सूडो। अगर मार्जिनेटेड सर्कुलेटिंग में आ गए तो न्यूट्रोफिलिया, लेकिन सूडो। तो ट्रू तभी होगा जब बोन मैरो में प्रॉब्लम आएगी। वो बोन मैरो तेज काम करेगी, ज्यादा बनाएगी, तो ट्रू न्यूट्रोफिलिया। वो बोन मैरो कम काम करेगी, कम बनाएगी, तो ट्रू न्यूट्रोपीनिया। आई होप कि सूडो और ट्रू न्यूट्रोफिलिया एंड न्यूट्रोपीनिया का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है और किस में कम हो जाता है इन आवर अपकमिंग स्लाइड। लें जी, ये बड़ा आपका छोटा सा एक लेक्चर था न्यूट्रोफिलिया पे और न्यूट्रोपिनिया पे। आप लॉरेली शेरवुड की बुक का रेफरेंस बना के वहां से भी पढ़ेंगे तो एक दो पैराग्राफ्स में उसने बात खत्म कर दी है, और अंडर ग्रेड लेवल पे इतना जानना मोर देन सफिशिएंट होता है जितना मैं समझा दूंगा, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही होगा जो आपके काम आएगा। एक क्लिनिशियंस ने लिमिट लगा लिया कि 1500 क्यूबिक मिलीमीटर से अगर कम होंगे तो न्यूट्रोपिनिया, 7500 से ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रोफिलिया। अब देख लें किन कंडीशंस में न्यूट्रोपिनिया होता है, किन में न्यूट्रोफिलिया होता है। एक नॉर्मल जेस्चर, एक नॉर्मल क्लिनिकल डायग्नोसिस का थंब रूल ये है कि अगर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर ज़्यादा है, मैंने वाइट ब्लड सेल्स की बात की है, वापस आ जाए सीबीसी पे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे। उसमें एक था आरबीसी काउंट, एक था डब्ल्यूबीसी काउंट। आपने डब्ल्यूबीसी काउंट करने हैं लैब में, हीमोसाइटोमीट्री के थ्रू करने हैं, वो प्रैक्टिकल जब करेंगे या लैब में जब आप करते हैं और रिपोर्ट आ जाती है तो वो आपको नंबर एग्जैक्ट बता रहा है वाइट ब्लड सेल्स का, लेकिन ये नहीं बता रहा कितने कितने कौन कौन से हैं, टोटल वाइट ब्लड सेल्स। तो मैंने बताया था वाइट ब्लड सेल्स फिजियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा वेरी करते हैं, 3000 से लेकर तो 10,000 तक इनका नंबर हो सकता है। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा हो जाए तो थंब रूल बताने लगा था क्लिनिकल डायग्नोसिस का, समझ लें बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, सोई हुई इन्फेक्शन चल रही है मुसलसल बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में है और आपके वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आ रहे हैं। अब उसी सीबीसी में एक तो डब्ल्यूबीसी नंबर होता है, एक होता है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट, ये भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइड बनानी है, स्टेन करना है, उसके ऊपर हमने काउंट करने हैं नंबर में, परसेंटेज के हिसाब से, ये पांचों। तो उनमें भी ये आप देख सकते हैं इनको कोरिलेट करके कि क्या कंडीशन हो सकती है। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ज़्यादातर बैक्टीरियल होती है दुनिया में ज़्यादातर, तो न्यूट्रोफिलिया, कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, एक्यूट हिमोलिसिस हो रहा है, आपका ब्लड टूटता चला जा रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, आपका हेमरेजेस, आग लग गई है आपको, न्यूट्रोफिलिया। ये जो मैंने ऊपर वाले बोले हैं ब्लैक कलर के अंदर लिखे हुए, ये ट्रू न्यूट्रोफिलियाज है। इन कंडीशन में आपकी बोन मैरो खुद बना रही है न्यूट्रोफिल्स। लेकिन अगर स्ट्रेस में है आप, आपने अभी भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की है बड़ी हैवी, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू चल रहा है फीमेल्स में, स्मोकिंग करते हैं आप लाइक मी, तो मुझ में न्यूट्रोफिलिया होगा। लेकिन ये जो मैंने ग्रीन में किए हैं न्यूट्रोफिलिया के टेबल में कॉलम में नीचे, ये चार जो हैं ये सूडो कंडीशंस हैं, ये थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएंगी। सूडो और ट्रू को भी मैंने पीछे आपको समझाया। अगर बोन मैरो की तरफ से कोई मसला है तो वो ट्रू है, अगर उसका मसला नहीं है तो वो सूडो है। स्ट्रेस लेंगे आप आके बैठेंगे, आप टेंशन में, आपका न्यूट्रोफिलिया हुआ होगा, बट दैट इज रिवर्सिबल, परमानेंट नहीं है क्योंकि वो ट्रू नहीं है। सिमिलर कंडीशंस में लेफ्ट साइड पे दिया हुआ न्यूट्रोपिनिया का कॉलम देख लें। अगर वायरल इन्फेक्शन हो, अगर आपको एलर्जीज हो जाए, मैंने आगे एलर्जी इंशाल्लाह डिटेल में एक लेक्चर लेना, एलर्जी ही को हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई से एलर्जी है। आपको ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाए, अब ये मैंने एनीमिया में पढ़ाया, बोन मैरो की प्रॉब्लम से होता था, बोन मैरो एट्रोफी हो जाए, वो सही बना नहीं रही, तब भी न्यूट्रोपिनिया होगा। डिलेड ब्लड एग्जामिनेशन, ये एक एरर है टेस्ट का, आपने ब्लड लिया, आपने बड़ी देर तक उसको एग्जामिन ही ना किया, उसका हिमोलिसिस हो गया, वो खराब हो गया, तो वाइट ब्लड सेल्स कम नजर आएंगे, न्यूट्रोपिनिया। एक्सेसिव एंटीकोएगुलेंट आपने डाल दिया, ये भी एक टेस्ट का एरर है, आपने एंटीकोएगुलेंट डाल दिया, वो रेड ब्लड सेल्स को भी बर्स्ट कर देता है, वाइट ब्लड सेल्स को भी बर्स्ट कर देता है, न्यूट्रोपिनिया नजर आएगा आपको। लेकिन ये ट्रू नहीं है। इम्यून रिलेटेड, देखें इसके अंदर भी मैं आपको बड़ी डिटेल से एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने एक टर्म सुनी होगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो मीन सेल्फ, ऐसी डिसऑर्डर्स जिनमें बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी चल जाती है, हालांकि चलनी नहीं चाहिए, और वो ऑर्गन गलना सलना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी, बाद में इन्फेक्शन भी हो जाती है उसके अंदर। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया लाइक इन 2003-4, तो दुनिया में ये 20 की लिस्ट थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। आज कोई कहते हैं मोर देन 150 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो मैं ये पढ़ाऊंगा, तो अगर इम्यूनिटी की वजह से आपकी ही बोन मैरो के खिलाफ इम्यूनिटी चल गई तो बोन मैरो तो गल जाएगी, ट्रू न्यूट्रोपिनिया। या आपके ही न्यूट्रोफिल्स के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी चल गई, अपने ही न्यूट्रोफिल्स को मार रही है, ट्रू न्यूट्रोपिनिया। और इसके नीचे जो ग्रीन में मैंने दिए हैं वो उसी तरीके से सूडो हैं। अगर आप अल्कोहलिक हैं, कोई भी ड्रग्स लेते हैं, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स,
ये न्यूट्रोपीनिया कॉज करते हैं। कॉन्जेनिटल हो सकती है, ये बाय बर्थ है। नियोनेटल, बच्चे को पैदा हुई है, अभी हो रही है, वो कॉन्जेनिटल ही है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, ये ट्रू नहीं है, सूडो है। मॉर्निंग सिंड्रोम बड़ा इंटरेस्टिंग सिंड्रोम है। इधर तो इतनी डिटेल से नहीं, लेकिन कभी किसी टाइम मेडिकल के स्टूडेंट्स को बड़ा डिटेल समझाया जाता है, मैं भी कभी पढ़ाता था कि बॉडी का एक पूरा सिस्टम होता है। आपने एक बॉडी का ग्लैंड पढ़ा होगा, पाइनियल ग्लैंड। वो ग्लैंड आपकी बॉडी के ब्रेन में एक और न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं SCN, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। उसके साथ मिलकर आपकी बॉडी की रूटीन्स को मेंटेन करता है, दिन और रात की क्यूज के जरिए बाहर के आने। देखें आजकल रमज़ान है, सबकी रातों की रूटीन बन गई है, दिन में मुश्किल हो रही है, लेकिन दिन में इसलिए निढाल रहते हैं, इसलिए नहीं कि रोज़ा रखा हुआ है, वो एक ज़िमनी वजह, इसलिए कि रूटीन भी बर्बाद है। रूटीन ख़राब होती है, आंखें सूजी हुई, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्यों? आपका वो जो हार्मोन पाइनियल ग्लैंड से निकला करता है, मेलाटोनिन, वो ठीक काम नहीं कर रहा। तो इस तरह सारी चीज़ें कुछ सुबह में होती हैं, कुछ रात में होती हैं। कुछ हार्मोन सुबह ज़्यादा होते हैं, कुछ शाम में ज़्यादा होते हैं, कुछ केमिकल्स सुबह ज़्यादा होते हैं, कुछ शाम। ये हमने डिस्कस की हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस न्यूट्रोफिल्स की, कि जो ज़्यादा हो जाए तो फिलिया, कम हो जाए तो पीनिया। सिमिलर पैटर्न्स पे हम एक दो और भी उठाएंगे वाइट ब्लड सेल्स। अभी तो हमने एक उठाया न्यूट्रोफिल, अभी जब हम उठाएंगे ईओसिनोफिल्स तो इसी पैटर्न पे उसकी क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद लिम्फोसाइट्स की पढ़ेंगे और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीजेस देखेंगे जो बड़ी प्रेवलेंट है दुनिया में। So that will be it for today's lecture. It's hardly a 20-minute lecture. 18वें मिनट पे चल रहे हैं ये न्यूट्रोफिल्स की क्लिनिकल implications. Once you are done, हम इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कशंस लेंगे इंशाल्लाह।